इकोनॉमिकली जो है वो यूएस इज फार अहेड विद रिगार्ड्स टू अपॉर्चुनिटीज द साइज ऑफ इनकम एंड ऑल ओवरऑल और ग्लोबली ये सिर्फ वर्सेस कनाडा नहीं है इट्स फार अहेड गिवन आई एम स्टिल यंग I can make some good money. I think this is the right place for me to be at the moment. Unrealized gain. So वो gain मैंने किया नहीं क्योंकि मैंने बेचा नहीं, but वो कनाडा ये assume करता है कि आप जा रहे हैं, हम ये assume कर रहे हैं कि आपके सारे assets बिक गए और सारे assets बिक गए हैं तो ये जो asset बिके हैं इस पे कैपिटल गेन हुआ है $20 का। इस $20 पे आपको हमको टैक्स देना है। अब अगर वो प्रॉपर्टी बिकती है 1.3 की तो उस पे जो है 100,000 का गेन है, वो 100,000 के गेन पे मैं कनाडा में भी टैक्स दूंगा और यूएस में भी टैक्स दूंगा। अगर तो आप अगले 3 से 4 साल में वापस आ रहे हैं तो डोंट सेल इट, अदरवाइज इफ इट्स 5 इयर्स प्लस देन सेल इट, इट्स इजियर। क्योंकि एक और पेन जो मैंने कहा वो ये होता है कि आप जब प्रॉपर्टी बेचेंगे तो 25% वो जो पैसा आएगा 25% लॉयर रख लेता है उसमें से, सो ही वोंट इवन लेट यू हैव दैट 25%। सो लेट्स से आपका मॉर्गेज जो है वो 80% है, आप प्रॉपर्टी सेल करते हैं, 25% तो लॉयर ने रख लिया क्योंकि उसने विदहोल्डिंग टैक्स रखना है और वो टैक्स आपको तब तक वापस नहीं मिलेगा जब तक आप अपना टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करेंगे। मुझे जो है वो हर महीने जितनी भी रेंटल इनकम आती है उसका मुझे एक परसेंटेज अराउंड 25% अगेन विद होल्डिंग मुझे सीआरए को हर महीने सबमिट करना है। मेरे ख्याल में अक्सरियत लोग जो यहाँ से निकलते हैं टेम्परेरी तौर पे उनको ये आइडिया नहीं होगा कि इन्होंने किस तरह ये मैनेज करना है, और मेरे ख्याल में बहुत से लोग तो सीआरए को इन्फॉर्म भी नहीं करते होंगे कि हम छोड़ के जा रहे हैं। तो उस केस में क्या पेनल्टी होती है अगर सीआरए को पता चल जाए कि भाई आप यहाँ नहीं है और आपकी रेंटल प्रॉपर्टी जिसमें आपकी इनकम आ रही है और आप सही से इसको फाइल नहीं कर रहे, आप ऐसे फाइल कर रहे हैं जिससे आप ऑलरेडी यहाँ हैं? ओह नो, आई थिंक they'll come अच्छा after you. टीएफएसए तो वो अकाउंट है कि सेल इट एंड क्लोज इट और दुकान बंद करके आए टीएफएसए। और अगर आप 8 साल यूएस में रह लिए हैं एज ऑन अ ग्रीन कार्ड देन आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं आपको यूएस में टैक्स। अच्छा, आरआरएसपी इज वन अकाउंट जिसको आप ना छेड़ें। हर साल जो है वो जितना आरएसपी में पैसा पड़ा है वो एक दिन में निकाल लें, वो आप निकाल नहीं सकते एक दिन में, क्योंकि अगर एक दिन में निकालेंगे तो आपको टैक्स ज्यादा पड़ेगा, तो आपको उसको बड़ा तोड़ के निकालना है। आरईएसपी को भी जो है व्हाट यू हैव टू डू इज, माय रिकमेंडेशन इज वापस नहीं आना, सेल इट, क्लोज इट, गवर्नमेंट को उसकी ग्रांट वापस करें और अपना पैसा निकाल लें। ओके, थैंक्स फॉर जॉइनिंग आवर चैनल। आज मेरे साथ मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त मौजूद हैं, बहरोज़, जिनके साथ मैंने पहले भी पॉडकास्ट की है अपने इंग्लिश चैनल पे भी, और काफ़ी हमें उस पे व्यूज़ आए थे। हमने एक टॉपिक चूज़ किया था कि भाई अगर आप कनाडा से निकलना चाह रहे हैं, आप सबको पता है कि कनाडा के हालात इस वक्त क्या हैं, और हर कोई जो है वो कनाडा से यूएस की तरफ मूव होने का सोच रहा है। तो अगर आपने ऐसा मूव करना है तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपकी जो टैक्स इम्प्लीकेशंस हैं वो क्या हैं, क्योंकि ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। और बाय द वे, हम लोग कोई टैक्स अकाउंटेंट नहीं है, हम सिर्फ अपना एक पर्सनल जर्नी शेयर कर रहे हैं आपके साथ। अगर आपने कोई लीगल एडवाइस नहीं है तो प्लीज़ किसी टैक्स लॉयर से, किसी टैक्स अटॉर्नी से कॉन्टैक्ट कीजिए। लेकिन हम जो है इस वीडियो के अंदर आपको कुछ गाइडलाइंस देंगे जो हमने खुद सीखी हैं अपनी जर्नी के अंदर। मेरे तो नहीं, ख़ास तौर पे बहरोज़ ने, क्योंकि बहरोज़ ने ये जर्नी किया है कनाडा से यूएस का। तो हम इनसे जानेंगे कि भाई क्या वो टैक्स इम्प्लीकेशंस है जिसका हर किसी को सोचना ज़रूरी है। अगर आपने प्लान भी करना है कनाडा से मूव करने का, लेकिन यू हैव टू थिंक अबाउट कि आपकी जो टैक्स इम्प्लीकेशंस वो क्या है। टीएफएसए के हवाले से, आरईएसपी, आरआरएसपी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है तो उसके हवाले से वो तमाम चीज़ें आपने ज़रूर उस पे प्लानिंग करनी है, क्योंकि दैट इज़ गोइंग टू कॉस्ट अ लॉट। अगर आप सही तरीके से नहीं करते तो सीआरए आप पे बहुत ज़बरदस्त पेनल्टी मार सकता है। तो विदाउट फर्दर ड्यू, बहरोज़ कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। आई एम गुड यासीन, थैंक यू। थैंक्स फॉर जॉइनिंग बहरोज़। हमने जो पिछली पॉडकास्ट की थी इंग्लिश में, वो उस पे काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए थे, ऑलमोस्ट 60,000 व्यूज़ आ चुके हैं अब तक, और काफ़ी कमेंट्स भी और एंगेजमेंट भी हुई थी। तो हमने सोचा कि एक क्यों ना हम इसमें उर्दू में बात कर लें एक दफ़ा, क्योंकि जो उर्दू ऑडियंस है हो सकता है उन तक वो पॉडकास्ट ना पहुँची हो। तो आज हम इस पे इस तरह से बात करेंगे। तो पहले तो थोड़ा-सा अपना इंट्रो दे दीजिए कि आपका क्या इंट्रो है, क्या बैकग्राउंड है, और उसके बाद फिर हम एजेंडे की तरफ जाएँगे। थैंक यू यासीन। बिल्कुल वो पिछली पॉडकास्ट पे बहुत अच्छे जो हैं वो कमेंट्स आए थे, रिव्यूज़ आए थे एंड उसी की वजह से आई थिंक हम दोनों इनकरेज हुए हैं कि एक बारी फिर से कनेक्ट करें और एक डिफरेंट ऑडियंस को भी ये एजुकेट करें। और आपने बिल्कुल सही कहा कि ये वो प्लानिंग है जो आपको पहले से करनी है। और मैं एक और बात भी डबल क्लैरिफ़ाई करता चलूँ, आपने कह दिया है उसको, मकसद ये नहीं है कि हमारा जो या मैं जो भी आपसे शेयर करूँगा वो हरफ़ आखिर है, मतलब इट्स द फाइनल थॉट और द फाइनल आंसर। तो इसका जो मकसद है इस पॉडकास्ट का वो ये है कि आपको ये पता चले कि आपने क्या सवाल पूछने हैं अपने टैक्स अकाउंटेंट से। मेरी एडवाइस आपको नहीं होगी कि ये डू इट योरसेल्फ करें। ये डू इट योरसेल्फ चीज़ नहीं है, इट इज़ अ लॉट कॉम्प्लिकेटेड। बहुत सी चीज़ें आपको जो हैं वो एसेट्स रिक्लासिफ़ाई करने हैं, बहुत से आपको एसेट्स क्या बेचने हैं, नहीं बेचने हैं, परचेज़ करने हैं, ये सब आपको मैथ सारी करनी है। बट द आइडिया इज़ कि अगर आप इन्फॉर्म्ड होंगे, तो आप अपने जब टैक्स अकाउंटेंट के पास जाएँगे, तो उनसे आप स्मार्ट क्वेश्चन्स कर सकते हैं। तो ये मकसद है इस पूरी पॉडकास्ट का। मेरा अपना जो है वो जर्नी यही रहा है कि मैं ओरिजिनली पाकिस्तान से हूँ। आई हैव बीन इन मिडल ईस्ट एज़ वेल। दुबई में रहा हूँ मैं 7 साल और फिर कनाडा मूव हुआ था फॉर 6 इयर्स और फिर डिसाइडेड टू मूव टू यूएसए 2 इयर्स बैक। और इसी मूव के दौरान जो है वो आई गॉट ऑल
अवेयर ऑफ ऑल द टैक्स इम्प्लीकेशंस। कुछ मैंने मिस्टेक्स भी की, कुछ आई वाज अवेयर ऑफ। बट मुझे बेनिफिट ये था कि व्हेन आई वाज मूविंग, माय कंपनी वाज स्पॉन्सरिंग माय मूव, तो उसकी वजह से दे असाइन्ड मी पहले पीडब्ल्यूसी और उसके बाद उन्होंने केपीएमजी के जो है अकाउंटेंट्स असाइन किए। अच्छा, उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो भी अकाउंटेंट्स जो हैं वो बहुत सारे जो हैं वो इंडिया में लोकेटेड होते हैं। तो बहुत बारी उनको मुझे बताना पड़ रहा था कि यार आपने ये चीज़ देखी है, आपने ये सोचा है? इट्स जस्ट दैट क्योंकि मेरा अपना यूट्यूब चैनल है अपार्ट फ्रॉम माय डे जॉब, जिस पे एक उर्दू में है, हिंदी उर्दू में है और एक जो है वो इंग्लिश में है, जिसमें मैं पर्सनल फाइनेंस की बातें करता हूँ, तो मुझे अपना इंटरेस्ट है। तो जब भी कोई चीज़ वो मुझे बताते थे, तो मैं उस पे थोड़ी-सी सर्च करके वापस आके काउंटर क्वेश्चन्स करता था। सो आई डिड सो मेनी काउंटर क्वेश्चनिंग एंड सो मेनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन कि आई आई वाज़ लाइक यार, मुझे इतना पता चल गया कि किसी का अगर एक नॉर्मल स्टैंडर्ड केस होगा, तो उसको मैं एक अच्छी एडवाइस दे सकता हूँ। And hence I'm here, hence we did the English podcast, and this is why I'm here, and this was like a quick intro to the podcast and to myself as well. Sorry for the interruption, guys. Please, if you like this content and you get any value out of it, please subscribe and like this because it will help my channel a lot. Thank you very much. Enjoy the video. थैंक यू वेरी मच बहरोज़। थोड़ा-सा अपना आप इंटरेस्ट भी बता दीजिए क्योंकि आपका भी यूट्यूब चैनल है उर्दू में भी और इंग्लिश में भी। तो ऑडियंस को पता चल जाए कि भाई आप किन टॉपिक से बात करते हैं ताकि अगर किसी को आपको फ़ॉलो करना हो तो वो आपके लिंक्स को जो है फ़ॉलो कर सकते हैं। मैं वो लिंक्स जो है अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो जिसको भी बहरोज़ को फ़ॉलो करना हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थोड़ा-सा बता दीजिए कि आपका जो टॉपिक्स ऑफ इंटरेस्ट है, वो क्या है इन चैनल्स के ऊपर? थैंक यू यासीन। सो जैसे मैंने कहा कि मेरी डे जॉब तो अलग है, बट मेरा जो पैशन है वो इज़ इन कॉल इट पर्सनल फाइनेंस एंड करियर कोचिंग। सो मैं एक्टिव हूँ लिंक्डइन पे और यूट्यूब पे मैसिवली, और करियर कोचिंग पे और पर्सनल फाइनेंस पे आई मेक अ लॉट ऑफ वीडियोज़, स्पेशली रिलेटेड टू कनाडा, क्योंकि कनाडा भी मैं जब आया था, दैट्स आई हैड टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम माई सेल्फ फॉर माई सेल्फ इन ऑर्डर टू एजुकेट कि मैं किस तरह से वेल्थ बिल्डिंग करूँ। तो वो सारी एजुकेशन जो है वो जो मैंने सीखी है वो मैं उस पर इम्पार्ट करता हूँ चैनल पे। बट थैंक यू फॉर आस्किंग। बिल्कुल, थैंक यू। और आई थिंक सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट स्टेप जो है, ख़ास तौर पे नॉर्थ अमेरिका में रहने के लिए या इवन यूरोप में भी, वो है वेल्थ बिल्डिंग के हवाले से कि टैक्स कोड को समझना। टैक्स का सिस्टम बड़ा कॉम्प्लेक्स है। अगर आप उसको समझ के उसको सही तरह से ऑप्टिमाइज़ करते हैं, दैट इज़ अ बिग पार्ट ऑफ योर वेल्थ बिल्डिंग स्ट्रैटेजी। तो आज हम इसी पे बात करेंगे, अगर आपने कनाडा से मूव करना है, तो क्या वो टैक्स इम्प्लीकेशंस होती हैं? तो हम उन तमाम चीज़ों में बात करेंगे जो एक टिपिकल जो रेज़िडेंट है यहाँ पे उसके पास होती हैं। जैसे कि आपने ऑफ कोर्स टीएफएसए में कंट्रीब्यूशन की हुई होगी, आपने आरईआरएसपी रिटायरमेंट प्लान में कंट्रीब्यूशन की हुई होगी। फिर होता है अपने बच्चों की प्लानिंग के लिए आपने जो है वो एजुकेशन प्लान लिया हुआ होगा। इसके अलावा अगर आपके पास अपना घर है, ज़ाती घर है, फिर वो उस पे क्या इम्प्लीकेशन होगी, अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है उस पे क्या इम्प्लीकेशन होगी। तो हम बारी-बारी चीज़ों पे बात करेंगे। तो बहरोज़ पहले तो बता दीजिए कि जो आपने जर्नी किया है वो आपका कितना सक्सेसफुल रहा है? आपको कोई रिग्रेट्स हैं कनाडा छोड़ने के हवाले से या नहीं? जो भी आपका पर्सनल ओपिनियन है थोड़ा-सा बता दीजिए ताकि जो ऑडियंस है वो अपनी ओपिनियन उसी हिसाब से कायम करें। दिस इज़ अ वंडरफुल क्वेश्चन। सो लेट मी स्टार्ट बाय सेइंग कि मुझे जो है वो कनाडा से बहुत प्यार है। बट मेरा जो मूव है वो, मैं अगर फिर इफ़ आई हैव टू गो बैक आई विल डू इट अगेन। और उसकी रीज़न ये है कि इकोनॉमिकली जो है वो यूएस इज़ फार अहेड विद रिगार्ड्स टू अपॉर्च्युनिटीज़, द साइज़ ऑफ इनकम एंड ऑल, ओवरऑल और ग्लोबली। ये सिर्फ वर्सेस कनाडा नहीं है, इट्स फार अहेड। कनाडा से प्यार मैंने इसलिए कहा क्योंकि मेरा सोशल सर्कल कनाडा में बहुत एग्जिस्ट करता है। सो मे बी एट सम पॉइंट इन टाइम आई वुड वांट टू कम बैक, बट फॉर given I'm still young, I can make some good money. I think this is the right place for me to be at the moment. I will come back to Canada at some point in time क्योंकि मेरा सोशल सर्कल वहाँ बड़ा है। और मैं वो नहीं कहता हूँ, दो चीज़ें हैं जो आपको किसी भी जगह पे रखती हैं। एक, अगर आप वहाँ अच्छा कमा रहे हैं और इकोनॉमिकली साउंड हैं, और दूसरा अगर आपकी जो है वो सोशल सर्कल है। वैसे आर्ग्यूबली आप ये भी कह सकते हैं कि यूएस में भी ऐसा नहीं है कि सोशल सर्कल बिल्कुल बन नहीं सकता। इट्स जस्ट दैट the friends I had from my childhood, from my college, from my early career are in Canada. So ऐसा नहीं है कि यहाँ जो है वो मुझे अपने कल्चर के, अपने टाइप के लोग नहीं मिलते। इट्स जस्ट दैट आई हैव टू मेक एक्स्ट्रा एफर्ट टू मेक न्यू फ्रेंड्स। बट हुँ, अगर वो इक्वेशन से निकाल दें, इट्स अ ब्यूटीफुल मूव, एंड आई हाईली रिकमेंड, स्पेशली इकोनॉमिक रीजंस के लिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि टैक्स इन कैनेडा इज़ वेरी हाई, एंड विद रिसेंट इन्फ्लक्स ऑफ द इमिग्रेंट्स, ऑल्दो मैं खुद भी इमिग्रेंट था, but I think हुआ ये कि infrastructure has not caught up with the increase in the immigrants. Probably I'm hopeful that in next 4 or 5 years this will all settle down and things will start to improve. But for now, I'm when I see the picture on the other side,
I'm grateful for the move I've made, and maybe, as I said, at some point in time I'll be heading back, but who knows when. बिल्कुल। Sorry for the interruption, guys. Just wanted to let you know that I also offer one on one consulting calls to the individuals who are looking to discuss their financial planning, their investment strategies, their kids' education planning, their immigration moves, as well as the young professionals, because I have been in the tech industry for almost 20 years. So I also offer one on one consulting calls to the young professionals who are looking to have their career development discussion with me, and also personal branding as well. So if you are looking to have some sort of an expert opinion, there is a calendar link in the description below. Book a 30 minutes call with me and I will be more than happy to help you out. उसके अलावा फिर जो करेंसी की जो डेप्रिसिएशन हो रही है इस वक्त कनाडा में, वो काफ़ी पेनफुल है। मैं खुद देख रहा हूँ कि ऑफ कोर्स मेरी सारी सारी तो नहीं, लेकिन अच्छी खासी जो परचेसिंग पावर है वो कैनेडियन डॉलर में ही है। और अगर आपने सेविंग अकाउंट में रखा हुए हैं पैसे, या आपने कैनेडियन डॉलर में इन्वेस्टमेंट की हुई है टीएफएसए के अंदर या आरईएसपी में, आरएसपी में, दैट इज़ गेटिंग डिप्रिशिएटेड अगेंस्ट यूएसडी बिग टाइम। तो वो एक बहुत बड़ा पेनफुल पॉइंट है सबके लिए। तो चलें, ये तो बता दिया आपने बेरोज़, तो थोड़ा-सा बताइए कि अगर किसी ने प्लानिंग करनी है, लेट्स स्टार्ट विद टीएफएसए, ठीक है? तो हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? Let me start with the timing first, ठीक है। और फिर मूव करते हैं टीएफएसए में। सो एंड देन वील गो स्टेप बाय स्टेप, जिस तरह आपने कहा उसी तरह हम मूव हुँ, करेंगे। टाइमिंग में जो आई गॉट लकी है, मुझे पता नहीं था ये, बट आई मेरा मूव हुआ था जुलाई 1 को। सो मैं 6 महीने था इन कनाडा, 6 महीने था मैं इन यूएस। अच्छा, आप कनाडा में जो भी अपनी इनकम अर्न कर रहे हैं, वो इनकम आपकी कनाडा में टैक्स होगी, और जो इनकम मैंने यूएस में अर्न की है उस साल में, वो इनकम मेरी टैक्स होगी यूएस में। तो लेट्स से मेरी इनकम जो है वो टोटल है 200,000 कनाडा में। अब जब मैं जून को मूव किया हूँ, जून एंड में या जुलाई 1 को जब मैं यूएस मूव किया हूँ, तो उस साल मैंने 200,000 नहीं कमाए। उस साल मैंने कमाए हैं इन दैट ईयर 100,000 इन कनाडा। तो मेरा टैक्स ब्रैकेट जो है वो 200,000 का, लेट्स से अगर टैक्स ब्रैकेट 40 था, तो वो एकदम से जो है वो 25 या 30 पे चला गया। हुँ, तो मैंने कनाडा में उस 100,000 पे कम टैक्स दिया है एज़ अगेंस्ट जितना मैं देता। सो मेरा टैक्स रेट नीचे चला गया इन कनाडा। ब्यूटीफुल। अब जब मैं यूएस में मूव हुआ हूँ, तो यूएस में भी मेरे पास सिर्फ 6 महीने की इनकम दिखाने को है, क्योंकि मैं कनाडा की इनकम तो नहीं दिखा रहा। मेरा डे स्टार्ट होता है इन यूएस एज़ ऑफ जुलाई 1। तो लेट्स से मेरी यूएस में भी इनकम 200,000 है, बट टैक्स पर्पसेस के लिए जो मेरा ब्रैकेट होगा वो 100,000 होगा, क्योंकि मुझे सिर्फ 6 महीने की सैलरी मिली है। तो सडनली मैंने कम टैक्स दिया उस साल कनाडा में भी, ओवरऑल। हुँ, और कम टैक्स दिया मैंने यूएस में भी। तो ये एक अच्छी चीज़ है, अगर आपने अपने कोई ऐसे, स्पेशली यूएस में ये इम्पोर्टेंट है कि अगर आपका कोई कैपिटल गेन वगैरह हो रहा है, और इवन कनाडा में भी इम्पोर्टेंट है, रादर कनाडा में शायद ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, कि अगर आपकी कोई कैपिटल गेन आ रहा है, और वो आपको कैपिटल गेन जो है वो आपको हाई टैक्स रेट पे लगेगा, क्योंकि जिस साल आप कैपिटल गेन लेते हैं, उसका कैपिटल गेन में होता ये है कि जो भी आप कैपिटल गेन अर्न करते हैं, उसका 50% पे आपको, देयर इज़ अ न्यू रूल व्हिच इज़ $250,000 से अगर अबव होगा तो हुँ, चेंज, इंक्लूजन रेट चेंज हो जाता है। बट लेट्स कीप, अगर छोटा-सा कैपिटल गेन है आपका $100,000 तक का, तो उसके 50% पे आपको टैक्स देना पड़ेगा, और वो जो टैक्स आप देंगे वो अपना मार्जिनल टैक्स रेट देंगे। बट ये वो साल है जिसमें आपके मार्जिनल टैक्स रेट दोनों तरफ बिल्कुल टैंक कर गए। तो ये वो साल है जिसमें आप अगर थोड़ी-सी स्मार्ट प्लानिंग करें, तो यू कैन आल्सो गेट रिड ऑफ सम ऑफ योर इन्वेस्टमेंट, जिसमें आप कैपिटल गेन्स अर्न कर लें, उस पे टैक्सेशन कम कर लें। सो दैट्स अनदर प्लानिंग दैट यू कैन डू ओवरऑल बेस्ड ऑन टाइमिंग। मुझे पता नहीं था ये, आई ओनली रियलाइज़ व्हेन आई स्टेप्ड इन यूएस, तो मैंने देखा कि मेरा टैक्स रेट जो है वो मार्जिनल कनाडा में भी कम है और यूएस में भी कम है, मैंने कहा अमेजिंग। बट अगर मुझे थोड़ा-सा पहले पता होता, तो मैं थोड़ी-सी अच्छी प्लानिंग करके अपने कुछ एसेट्स ऐसे डिप्लीट कर लेता, जिसकी मैं कैपिटल गेन की एक्सरसाइज़ कर लेता। बट इन एनी केस वो शायद मैं उस वक़्त इसलिए भी नहीं कर सका, वो दैट वाज़ ईयर 2022, ऑल द स्टॉक्स वर डाउन, सो आई रियली डिडंट आई कुडंट, मतलब इन हाइंडसाइट मैं आई डोंट पेनलाइज़ माय सेल्फ अ लॉट, और क्योंकि मैं ये भी सोचता हूँ अगर मैं कुछ बेचता भी तो क्या बेचता? If you are new in crypto and you're looking for an exchange to start crypto journey today, check the link in the description below. I have a link for the Coinbase platform which will give you $10 worth of BTC for free if you start using my link. हाँ, ये प्लानिंग के लिए काफ़ी अच्छी है कि अगर आप पहले से प्लान कर लें तो आपको पता होगा कि कौन-सा किस वक़्त आप जो है उन एसेट्स को डिप्लीट कर सकते हैं। तो दैट्स वेरी गुड। तो अब हम आ जाते हैं उन एसेट्स के ऊपर कि जो एसेट्स का मैंने नाम लिया, अगर आप आपने प्लानिंग करनी है, तो क्या बेचना है, क्या रखना है और कब बेचना है, इस पे थोड़ी-सी बात कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, एक एक चीज़ मैं और बताता चलूँ बिफोर आई स्टार्ट गोइंग इनटू दैट, कि आपकी जो ग्लोबल अर्निंग है, वो दोनों तरफ से टैक्स होती है। अगर आप कनाडा में भी हैं, तब भी आप ग्लोबल अर्निंग पे टैक्स देते हैं,
और अगर हम्म, यूएस में तब भी ग्लोबल अर्निंग में टैक्स देते हैं। बट वो एक्सरसाइज तब होती है जब आप 180 डेज रह रहे हो कहीं। अगर मैं यूएस में सिर्फ 2 महीने रहा हूँ तो मेरी ग्लोबल इनकम पे मुझे टैक्स देना नहीं होगा, मुझे ग्लोबल इनकम पे कनाडा में टैक्स देना है उस साल। और अगर मैं 180 डेज से ज़्यादा रहा हूँ कनाडा में और यूएस में, व्हाटएवर इट इज़, सो जहाँ आप ज़्यादा रहे 180 डेज से, हम्म, वहाँ जो है वो ग्लोबल इनकम जो है वो टैक्स हो रही होगी। अब आ जाते हैं जो दूसरी स्टैंडर्ड जो लोगों के पास इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, वो होती हैं अनरजिस्टर्ड अकाउंट्स में। तो मैं टीएफएस, आरआर, एसपी, आरईएसपी की अलग से बात करूँगा, बट अनरजिस्टर्ड अकाउंट्स वो हैं जो आप जिस पे प्रॉपर टैक्स लगता है, वो टैक्स ना डेफर्ड होता है, ना टैक्स फ्री होता है, और आपने नॉर्मल जो है वो इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं स्टॉक्स में। वो सारे स्टॉक्स जो भी आपने इन्वेस्टमेंट की हुई हैं, वो सारे हो जाते हैं डीम्ड डिस्पोज़िशन कहलाती है। सो फॉर इंस्टेंस आपने एक स्टॉक लिया $100 का, और मैंने मूव किया है जुलाई 1, 2022 को, और उस तारीख को उस स्टॉक की वैल्यू है 120। अब वो स्टॉक मैंने बेचा नहीं है, पर मुझे उस $20 के गेन पे टैक्स देना होगा कनाडा गवर्नमेंट को। अनरियलाइज्ड गेन पे। अनरियलाइज्ड गेन, सो वो गेन मैंने किया नहीं क्योंकि मैंने बेचा नहीं, बट वो कनाडा ये अज़्यूम करता है कि आप जा रहे हैं, हम ये अज़्यूम कर रहे हैं कि आपके सारे एसेट्स बिक गए, और सारे एसेट्स बिक गए हैं, तो ये जो एसेट बिके हैं, इस पे कैपिटल गेन हुआ है $20 का। इस $20 पे आपको हमको टैक्स देना है, और वो फिर आप अपना टैक्स वहाँ लायबिलिटी क्लोज़ करके आते हैं। यूएस में जो आपकी नई बेस है अब उस स्टॉक की नई बेस 100 नहीं है, अब उस स्टॉक की नई बेस है 120, व्हिच इज़ गुड, क्योंकि अब आपको जो है वो आपने कनाडा में तो टैक्स दे दिया उसका, अब आपको यूएस में जो टैक्सेशन शुरू होगी वो 100 से नहीं शुरू होगी, वो 120 से शुरू होगी। तो एंड देन द कैपिटल गेन विल स्टार्ट ऑन टॉप ऑफ द 120। तो उसके लिए आपको जो यूएस में आईआरएस है, उसको आपको कुछ इन्फॉर्म करना पड़ता है कि भाई ये मैं जो स्टॉक्स है मैं लेके आ रहा हूँ अपने साथ, और इसकी क्योंकि मैं ऑलरेडी इस पे जो है कैपिटल गेन टैक्स पे कर चुका हूँ कनाडा में, तो अब जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है वो यहाँ से है 120 से, तो इसके लिए आईआरएस को कैसे पता चलता है? सो नॉट एट द टाइम ऑफ मूविंग। आपने एट द टाइम ऑफ मूविंग तो आपने सिर्फ कनाडा को सेटल किया है। अच्छा। और वो भी एट द टाइम ऑफ मूविंग नहीं किया, बाय द वे, यू जस्ट डिड दैट मैथ फॉर योरसेल्फ। आप करेंगे जब आप जुलाई 1 को आ रहे हो तो आप बैठ के वो मैथ कर लें, अपनी एक्सेल टेबल बना लें कि ये मेरे स्टॉक्स थे, ये उसकी वैल्यू थी, इतना कैपिटल गेन है। हुँ, जब टैक्स सबमिट करने का टाइम आएगा अगले साल, तब आपने दोनों को इन्फॉर्म करना है। और इन्फॉर्म से मुराद ओके, ये कि इट्स जस्ट लाइक यू विल शो कैपिटल गेन, हेल्प, दैट्स इट। आप अपने अकाउंट उस पे सबमिशन पे लिखेंगे कि दिस इज़ द ईयर आई एम मूविंग आउट, और फिर आप जो है वो अपनी जो फॉर्म फिल करेंगे उसमें आप लिखेंगे ये स्टॉक्स मैंने बेच दिए। हालाँकि बिके नहीं है, बट आप लिखेंगे बेच हाँ, दिए, उस पे जो कैपिटल गेन टैक्स है वो जो ल कैलकुलेशन होगी उसकी होगी। इसी तरह आईआरएस के लिए भी अब तो जो नई बेस है वो तब आप रियलाइज़ करेंगे जब आप उस स्टॉक को बेचेंगे। सो लेट्स से दैट स्टॉक इज़ फॉर 120, बाय द एंड ऑफ द ईयर और बिफोर द ईयर एंड्स आई सेल इट फॉर 130। तो वो $10 का जो गेन है, क्योंकि अब बेस 120 हो गई, वो मैं अपने उस पे रिपोर्ट करूँगा आईआरएस को, सिर्फ़ वही, उसी स्टॉक को। बाकी स्टॉक जो नहीं बेचे वो नहीं बेचे, और उसपे मैं दिखाऊँगा कि बेस इसकी 120 है। इसमें कोई प्रूफ नहीं देना होता, अनलेस और अंटिल दे वांट इट। तो अगर उनको हुँ, शक हुआ कि आपने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दी है, तो बोलेंगे ये बताएँ, ये 120 कैसे है? ये तो नहीं होना चाहिए था 120 और व्हाटएवर। एंड देन यू विल सेंड देम द प्रूफ सेइंग कि मैं जुलाई 1 को मूव किया था, हियर आर द स्क्रीनशॉट्स कि वो जुलाई 1 को उसकी वैल्यू इतनी थी 120, एंड दैट्स व्हाई आई यूज़ 120 एज़ द बेस प्राइस। ठीक है। अच्छा, अब आगे मूव करते हैं, अगर अनलेस यू हैव एनी क्वेश्चन ऑन द अनरजिस्टर्ड नहीं, अकाउंट। ये तो सिंपल है। गुड। अच्छा, हुँ, यही केस होगा आपका जो है वो प्रॉपर्टी पे, अगर कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, उसकी भी हुँ, डीम्ड डिस्पोज़िशन होती है। उसमें 2 ऑप्शंस होती हैं, एक डीम्ड डिस्पोज़िशन होती है, एक नॉन होती है। बट मेरे पास एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी और मैंने उसकी डीम्ड डिस्पोज़िशन इसलिए की क्योंकि उसकी वैल्यू मैंने वो आने से 1 साल पहले खरीदी थी, व्हिच वाज़ आल्सो अ मिस्टेक बाय द वे। स्पेशली इफ यू थिंक एट सम पॉइंट इन टाइम यू विल बी लीविंग, डोंट इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टी इन कनाडा। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि कनाडा की प्रॉपर्टी मार्केट नीचे चली गई, इट्स जस्ट अ पेन टू होल्ड इट, क्योंकि उसको बाद में सेल करना जो है इट्स अ लॉट ऑफ वर्क फ्रॉम टैक्सेशन एंड लॉ पॉइंट ऑफ व्यू। बट इन एनी केस उसकी वैल्यू उतनी थी जितनी कि मैंने उसको खरीदा था, क्योंकि उसमें वैल्यू में चेंज आया नहीं कोई, तो उसकी कोई डीम डिस्पोजिशन बनती नहीं थी, एंड आई जस्ट हैड टू रिपोर्ट द वैल्यू ऑफ दैट प्रॉपर्टी। उस वैल्यू प्रॉपर्टी की वैल्यू आपको बताना ज़रूरी होती है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, इन्वेस्टमेंट, इसकी ये वैल्यू है। और अगर आपकी कोई प्रिंसिपल रेजिडेंस है तो उसकी भी आपने करंट वैल्यू मार्केट की बतानी है सीआरए को, और वही वैल्यू आपने आईआरएस को भी बतानी है कि ये वैल्यू है। ये वैल्यूज़ आप इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इस वैल्यू से कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा। तो कनाडा में तो मुझे कोई डीम डिस्पोज़िशन करनी नहीं पड़ी क्योंकि वैल्यू वाज़ सेम, और अगर वैल्यू ज़्यादा होती तो मुझे करनी पड़ती। और प्रिंसिपल रेजिडेंस के लिए तो वैसे ही कोई डीम डिस्पोज़िशन नहीं है क्योंकि उस पे वो टैक्स फ्री है, प्रिंसिपल रेजिडेंस इन इन कनाडा ऑल टुगेदर। तो जो भी मैंने कैपिटल गेन क कमाया है अपनी प्रिंसिपल रेजिडेंस पे, उसमें मुझे टैक्स नहीं देना पड़ा।
लेकिन अगर आप जब आप मूव करते हैं कनाडा से, तो उस पॉइंट के बाद से वो जो आपका जो प्रॉपर्टी है, जो पहले प्रिंसिपल रेजिडेंस थी, अब वो प्रिंसिपल रेजिडेंस नहीं रही। तो उस पॉइंट से लेके ऑनवर्ड्स अगर आप उस प्रॉपर्टी को रखते हैं, तो फिर उस पे तो कैपिटल गेन बनेगा ना? बिल्कुल। सो फॉर इंस्टेंस मैंने प्रॉपर्टी ली 1 मिलियन की, प्रॉपर्टी जब मैं जिस दिन जा रहा था वो थी 1.2 की। तो मैंने सिर्फ़ सीआरए को बता दिया कि इस वक़्त मार्केट वैल्यू 1.2 है एंड दैट्स इट। आई डोंट हैव टू पे हुँ, एनी टैक्स बिकॉज़ ये मेरा जो है वो प्रिंसिपल प्रॉपर्टी है। यूएस में भी मैंने बता दिया कि मेरे पास एक प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू 1.2 है। अब अगर वो प्रॉपर्टी बिकती है 1.3 की, तो उस पे जो है 100,000 का गेन है। वो 100,000 के गेन पे क्योंकि अब गेन 1 मिलियन से काउंट नहीं हो रहा, अब गेन काउंट हो रहा है 1.2 से। हुँ। वो 100,000 के गेन पे मैं कनाडा में भी टैक्स दूँगा और यूएस में भी टैक्स दूँगा। अच्छा, यानी कि प्रॉपर्टी पे दोनों पे टैक्स देना पड़ेगा? हाँ, बट ये टैक्स डिफरेंशियल होगा। सो जितना टैक्स मैंने कनाडा में दे दिया, वो दे दिया और जो रिमेनिंग टैक्स है वो मुझे यूएस में देना पड़ेगा। इसमें प्रॉब्ली होता ये है कि आपको विथहोल्डिंग टैक्स देना पड़ता है कनाडा में, वो फुल एंड फाइनल हुँ, लायबिलिटी होती है और जो रिमेनिंग टैक्स है आपका, वो आपको यूएस में देना पड़ेगा ऑन दैट प्रॉपर्टी डिपेंडिंग कि डिफरेंशियल टैक्स क्या है। और इसमें होगा यही क्योंकि विथहोल्डिंग टैक्स कनाडा में 25% होता है रफली और यूएस में आपको जो कैपिटल गेन पे टैक्स पड़ेगा वो 20 होगा। सो प्रॉब्ली देयर विल बी सम एडजस्टमेंट्स दैट विल हैपन बिटवीन द टू टैक्सेशंस बट आपको फुल एंड फाइनल लायबिलिटी वही होगी जो कि हायर साइड की है इवेंचुअली। ओके। तो उस हवाले से रिकमेंडेशन क्या होनी चाहिए लोगों को कि अगर आप मूव कर रहे हैं और आपकी प्रॉपर्टी है कनाडा में, तो इज़ इट बेटर कि आप उसको सेल कर दें या आप उसको रखें? टैक्सेशन के हवाले से क्या बेहतर है? If you are an investor in the US, in Canada, or in Europe, and you are considering investing into Dubai real estate market, this video is for you because we have a platform called Stake, which allows you to invest into the residential real estate market and start earning rental income right away without going through a lengthy documentation process or coming up with a heavy down payment. Stake is built upon the concept of crowdfunding. So it is democratizing the entire investment strategy and allows you to own a single unit of the entire investment portfolio. So you don't have to own the entire property, right? You can be part of the pool that can actually own a piece of property, a piece of real estate. So that allows you to start with as low as 2,000 dirhams and you can slowly ramp up. So as you start investing into it, you can not only own a bit of real estate, but you also get a portion of the rental income on monthly basis. So it's a passive investment strategy, diversifying your portfolio from traditional North American or European markets into Dubai, which is hustling and bustling and growing very fast and allows you to build your wealth over time. So don't delay. There is a link down there in the description. If you click on this, it will give you free 200 dirhams in your account right away to start with, and you can thank me later. अगर तो आप अगले 3 से 4 साल में वापस आ रहे हैं तो डोंट सेल इट। हुँ, अदरवाइज़ इफ इट्स 5 इयर्स प्लस देन सेल इट। इट्स ईज़ियर क्योंकि एक और पेन जो मैंने कहा वो ये होता है कि आप जब प्रॉपर्टी बेचेंगे तो 25% वो जो पैसा आएगा बैंक में, जो जो भी आपके वो बैंक में पैसा आएगा 25% लॉयर रख लेता है उसमें से। सो ही वोंट इवन लेट यू हैव दैट 25%। सो लेट्स से आपका मॉर्टगेज जो है वो 80% है, आप प्रॉपर्टी सेल करते हैं, 25% तो लॉयर ने रख लिया क्योंकि उसने विथहोल्डिंग टैक्स रखना है और वो टैक्स आपको तब तक वापस नहीं मिलेगा जब तक आप अपना टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करेंगे। लेकिन वो 25% तो गेन से करेगा ना, वो टोटल प्राइस में से तो नहीं नहीं, करेगा? टोटल प्राइस पे करेगा। सो अच्छा। दे वांट टू होल्ड इट बिकॉज़ दे यू हैव नॉट डन द कैलकुलेशन, यू हैव नॉट शेयर्ड विद देम द कैलकुलेशन। तो वो हुँ, 25% पूरी वैल्यू पे होल्ड कर लेगा। तो अगर मैं मेरी इक्विटी 20% है, तो मेरे पास हुँ, तो जितना आना था बल्कि मुझे कुछ भी 5% नहीं अपनी आया। जेब से देना पड़ रहा है। तो हुँ, वो एक 6 महीने का मुझे कैश फ्लो हर्ट हो सकती है, 6-7 महीने की डिपेंडिंग ऑन आप अपना कब फाइल करेंगे। उसका भी एक तरीका है कि आप फ़ौरन से फाइल कर दें एक रिक्वेस्ट के मेरा ये नंबर है, बट 4-5 महीने तो आपको लग ही जाएँगे। दैट्स अ लॉट ऑफ पेन एंड लॉट ऑफ मनी फॉर यू टू अरेंज। तो मतलब घर बेचने के लिए भी आपको पैसे लगाने पड़ेंगे कि कुछ हुँ, अरसे के लिए। सो आई डोंट रिकमेंड, आई थिंक यू शुड सेल द प्रॉपर्टी एंड गेट द गेन्स और आप ये सारी पेन अवॉइड करें। और इसका एक और चैलेंज ये है कि ये जब आप फाइलिंग करा रहे हैं अपने टैक्स एजेंट से भी, वो भी आपसे एक्स्ट्रा चार्ज करेगा फॉर एवरी एक्स्ट्रा फॉर्म दैट यू आर फाइलिंग इन। तो मतलब फाइलिंग रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ गई हैं और ये इस तरह का रिस्क भी बढ़ गया है कि आपको 25% का जो है वो ऑन टोटल वैल्यू वो लॉयर विल होल्ड इन देयर हुँ। अकाउंट एंड ऑल्सो आई हाईली रिकमेंड यू सेल द प्रॉपर्टी आउट इफ यू आर डिसाइडेड कि आप 5 साल से ज़्यादा वहाँ रहेंगे। तो 25% तो लॉयर ने तब भी रखना है ना अगर आप सेल कर रहे हैं। अनटिल एंड आप जब उसका टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे नेक्स्ट ईयर, उस पीरियड में तो वो 25% तो चलेगी आपके पास से।
बट मैं कह रहा हूँ आप आने से पहले बेच दें। अगर आने से पहले बेचेंगे अच्छा तो इस तरह का कुछ नहीं होगा। सो ठीक, बिकॉज़ ठीक। you'll just sell it as if you'll sell it. Once you're हाँ, here, when you sell it, कनाडा बोलती है ये लड़का तो चला गया बाहर। हुँ, ठीक है, अब ये हाथ में आएगा नहीं आएगा 25% तो पूरी वैल्यू का रख लो क्योंकि हमको नहीं रख लो। पता कि गेन क्या है, कैलकुलेशन क्या है, हमको कुछ नहीं पता, हम 25 रख रहे हैं। और अच्छा, उसके बाद देखेंगे जब ये फाइल करेगा तो ये हमको बताएगा कि असल में इसका टैक्स कितना था, फिर हम इसको वापस कर देंगे। अगर ये भाग गया, तो हमारे पास तो 25% है इसका। हुँ। पच यानी कि 25% टोटल वैल्यू का तो काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि नॉर्मली तो आप 20% मैक्सिमम डाउन करते हैं, एक एवरेज बंदे की बात करें, लेकिन जो बहुत से न्यू कमर्स होते हैं, वो तो मेरे ख्याल में 10%, 15% डाउन करते हैं। तो अगर 25% टोटल वैल्यू पे जा रहा है, दैट मीन्स आप मॉर्गेज भी पूरी पे ऑफ नहीं कर पा रहे बैंक को, अनलेस आपके पास एक्स्ट्रा कैश पड़ा हुआ है उसको पे करने के लिए। एग्ज़ैक्टली। और हुँ, बाय द वे ये वो रियलाइज़ेशन है जो मुझे पहले नहीं थी। सो व्हेन आई मूव्ड हियर और साल बाद व्हेन आई वाज़ थिंकिंग कि यार अच्छा मैं तो यहाँ 5 साल से ज़्यादा रहूँगा मैं क्योंकि उस वक़्त मैं आया था इतना अगेन प्लान करके नहीं आया ना, इतना सोचा नहीं। हुँ, अब मैंने यहाँ आ गया हूँ सो प्लानिंग बेहतर हो रही है सो या आई विल बी हियर मोर देन 5 इयर्स। सो मैंने कहा अच्छा चलो लेट्स स्टार्ट थिंकिंग अबाउट सेलिंग द प्रॉपर्टी। और जब मैंने टैक्स अकाउंटेंट को कंसल्ट किया, तो उसने मुझसे पहला सवाल ये किया कि आप कितने अंडर हैं इसमें, इक्विटी कितनी है? तो थैंकफुली मेरी इक्विटी ज़्यादा है क्योंकि मैंने काफ़ी अरसे से उसको ओन किया हुआ था। तो मुझे हर्ट नहीं होगा बट उसने कहा कि ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि पीपल जस्ट मिस आउट और बाद में उनको पता चलता है कि वो तो दे आर एक्चुअली अंडर द 25% इन टर्म्स ऑफ इक्विटी तो उनको तो हुँ। कैश अरेंज करना होगा इसको मैनेज करने के लिए, सेल को। तो फिर इसमें बेहतर ये नहीं कि आप फिर घर को ना बेचें, आप उसको किराए पे चढ़ा दें। एटलीस्ट आप वो जो 25% की जो विथहोल्डिंग जो टेंशन है, उससे एटलीस्ट बच जाएँगे। सो मैं तो कह रहा हूँ कि आप आने से पहले बेचें, ताकि आपको ये हाँ, सारा पेन ना एक तो वो ऑप्शन हो गया ना, अगर आप वो ना कर सके, तो आई थिंक द ऑप्शन बी इज़ कि आप उसको फिर ना बेचें, आप उसको किराए पे चढ़ा दें। सेकंड इज़ यस अगर तो हुँ, आपने नहीं किया तो फिर आप उसको किराए पे चढ़ा दें। सो दैट्स व्हाट आई डिड मैंने उसको किराए पे चढ़ाया हुआ है। बट उसका फिर वही पेन है कि उसमें एक एक्स्ट्रा फाइलिंग चलती है इन यूएस जो कि मुझे फाइलिंग करनी पड़ रही है। हुँ, प्लस मैनेज करना टेनेंट को फ्रॉम फार अवे। हाँ, उसमें भी देयर आर ऑप्शंस मतलब आप जो है वो किसी को असाइन कर सकते हैं टेनेंट को मैनेज करने के लिए। अच्छा उसमें एक और फिर चीज़ क्या है, उसमें एक और चैलेंज ये है कि मुझे जो है वो हर महीने अपने जितनी भी रेंटल इनकम आती है, उसका मुझे एक परसेंटेज अराउंड 25% अगेन विथहोल्डिंग मुझे सीआरए को हर महीने सबमिट करना है हर महीने? अच्छा। ऑन टोटल इनकम। सो टोटल रेंटल हुँ, इनकम लेट्स से $3000 उसका 25% जो है वो मुझे सीआरए को सबमिट करना है हर महीने, विदाउट डिडक्टिंग एनी एक्सपेंसेस? नथिंग। फिर जब मैं अच्छा, अपना फाइनल रिटर्न फाइल करूँगा, तब मैं डिडक्ट करूँगा एक्सपेंसेस और वो मुझे पैसा वापस करेंगे। सो आई हैव अ अच्छा। मेजर कैश फ्लो हर्ट ऑन माय रेंटल इनकम हाँ, एज़ वेल क्योंकि तो वो बेसिकली सीआरए कह रहा है कि भाई तुम जा रहे हो ना, कोई मसला नहीं है। हमने तुम्हारी खाल उतार देनी है जब इस उस और उस वक़्त तक उतारेंगे जब तक तुम हमें सारा हिसाब-किताब क्लियर नहीं करोगे। एग्ज़ैक्टली, तो एग्ज़ैक्टली। सो वो उसपे भी एक और उसपे एक एक तरीका है अवॉइड करने का बट देन यू विल हैव टू असाइन समवन इन कनाडा जो कि आपके लिए वो इनकम रेंटल इनकम कलेक्ट करे और फिर आपको जो है वो फिर पा उसका इट्स कॉल्ड एनआर-6 एनआर-4 कोई इस तरह की वो नॉन रेज़िडेंट फॉर्म्स कहलाते हैं। उसका चैलेंज इसलिए था कि मैं इसलिए नहीं कर सका क्योंकि जो बंदा असाइन होगा वो फिर रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। So he becomes as if your employer is paying you money. He becomes the employer who is paying you money, and then he has to report to CRA कि उसने कितना पैसा आपको दिया, कितना नहीं दिया। हुँ, मैंने जब पूछा था, तो बहुत से स्टेट एजेंट्स जो हैं वो ये काम करते हैं, बट वो कहते हैं कि हमको साल के 1 महीने का रेंट चाहिए, ये सारा काम करने के लिए और हम आपकी प्रॉपर्टी भी देखेंगे, मैनेज करेंगे और ये एनआर-6 की सबमिशंस भी आपके लिए करेंगे। तो मैंने कहा नहीं यार ये आई विल जस्ट कीप इट सिंपल फॉर मी क्योंकि मैं हुँ, कैश हर्ट ले सकता था, आई डिडन्ट वांट इट कॉम्प्लिकेटेड। बल्कि सो मच सो आई रिमेंबर आस्किंग माय ब्रदर तो उसने सीआरए को कॉल करके पूछा कि क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स? उसने बोला भाई आप लायबल होंगे अगर कोई भी रेंटल इनकम जो है वो कहीं मतलब प्लस माइनस होती है या कोई टैक्स मिस होता है सो यू विल बी लायबल एज़ वेल इक्वली। तो उसने मुझे कहा था कि मतलब यू विल हैव टू कंटिन्यू पेइंग बिकॉज़ तुम तो जा रहे हो बाद में मेरे ऊपर लाए एंड देन आई वाज़ लाइक यार क्यों किसी को पेन में मैं डालूँ और फिर आई डिडन्ट वांट टू पे एनीवन ईदर सो आई वेंट हुँ। विद द रूट जिसमें कैश हर्ट आती है। सो आई एम सेइंग देयर इज़ एन ऑप्शन जिसमें आप कैश हर्ट अवॉइड कर सकते हैं बट यू विल हैव टू असाइन समवन हू बिकम्स लायबल सीआरए उसको भी चेक करती है। इट्स अ लॉट ऑफ वर्क। If you are हुँ। interested in reading about these topics like macroeconomics, financial markets, what's happening with the geopolitical situation, what's happening with interest rate, monetary policy, Federal Reserve, ECB, China, Japan, I cover these topics in a very simple and plain English in a very digestible format. If you like to read about this, there is a link in the description about my newsletter that I send out every week. Do yourself a favor, click subscribe, and enjoy reading. Thank you. मेरे ख़्याल में अक्सरियत लोग जो यहाँ से निकलते हैं टेम्परेरी तौर पे, उनको ये आइडिया नहीं होगा
कि इन्होंने किस तरह ये मैनेज करना है। और मेरे ख़्याल में बहुत से लोग तो सीआरओ को इन्फॉर्म भी नहीं करते होंगे कि हम छोड़ के जा रहे हैं। तो उस केस में क्या पेनल्टी होती है अगर सीआरओ को पता चल जाए कि भई आप यहाँ नहीं हैं और आपकी रेंटल प्रॉपर्टी जिसमें आपकी इनकम आ रही है और आप सही से इसको फ़ाइल नहीं कर रहे, आप ऐसे फ़ाइल कर रहे हैं जैसे आप ऑलरेडी यहाँ हैं, तो क्या उस पे होता है? तो इसमें एक 2 तरीके हैं, एक तो आप जिस साल जा रहे हो उस साल आप एक आध फॉर्म होता है वो आप सबमिट कर लें टू टेल देम दैट यू आर लीविंग। मैंने ये नहीं किया था, बट देन हुँ। यू डू इट एज़ पार्ट ऑफ योर टैक्स रिटर्न। तो वो भी नहीं लेट्स से अगर कोई नहीं करता, कोई ऐसे ही चले गया, कोई दुबई चले गया यू मीन अगर टैक्स रिटर्न ही फाइल नहीं करता, बिकॉज़ वो ये कह रहा है नहीं, कि मैं कनाडा छोड़ गया। हाँ, एग्ज़ैक्टली। ओह नो, आई थिंक दे विल कम आफ्टर यू बिग टाइम। आई डोंट नो हुँ, क्या उसकी पेनल्टीज़ होंगी, बट आई एम श्योर इट्स जस्ट लाइक यू नॉट पेइंग योर टैक्स ऑन इट। सो अज़्यूम करें आज अगर आप अपना टैक्स रिटर्न अगले साल का फाइल नहीं करें, तो आपको जो पेनल्टीज़ आएँगी वही पेनल्टीज़ मुझको लगेंगी अगर मैं टैक्स रिटर्न उस साल में हुँ, फाइल ही ना करूँ। बिकॉज़ फॉर देम यू आर अर्निंग मनी फ्रॉम देयर कंट्री एंड यू हैव टू पे टैक्स ऑन दैट अर्निंग्स दैट यू आर मेकिंग। हुँ, और इसमें एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जब आप वो अपना टैक्स रिटर्न सबमिट कर रहे हों, तो सीआरए को इन्फॉर्म करें कि आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है मार्केट की। बिकॉज़ अगर आपने वो नहीं किया, तो देन फॉर इंस्टेंस मेरी प्रिंसिपल प्रॉपर्टी मिलियन की है, 1.3 की थी जब मैं जा रहा था और मैंने अगर वो नहीं किया और मुझे फॉर इंस्टेंस 4-5 साल बाद ख़्याल आता है कि यार जब मैं बेच रहा हूँ, तो सीआरए बोलेगी कि इसकी वैल्यू तो हम मिलियन उठाएँगे या हुँ, कॉस्ट प्राइस पे उठाएँगे। हमको क्या पता कि इसकी 1.3 थी या नहीं थी। सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू गो बैक एंड से कि उप्स सॉरी मैं भूल गया असल में प्रॉपर्टी की वैल्यू 1.3 थी तो आप वो मेरी नई कॉस्ट बेस कर दें। सो हुँ, बहुत से लोग ये चीज़ करना भूल जाते हैं। सो टैक्स रिटर्न तो शायद फिर भी लोगों को याद रहे कि यार मैं टैक्स फाइल कर दूँगा, क्या है मतलब ज़ीरो ही तो फाइल करना है या कोई रेंटल इनकम है थोड़ी-सी डाल दी, ओके फाइन। बट अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू सही नहीं बताई, दोनों साइड पे, यूएस में भी और कनाडा में भी, तो वो जो इतना प्यारा एक बेनिफिट है कनाडा में कि आपको अपनी प्रिंसिपल प्रॉपर्टी की कैपिटल गेन पे टैक्स नहीं देना पड़ता, बाकी तो हर चीज़ पे टैक्स लगता है, वो भी हुँ, आपके हाथ से चला गया। सो हुँ। हेंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कोई अच्छा टैक्स अकाउंटेंट पकड़ें, जो कि ये समझता हो क्रॉस बॉर्डर टैक्सेशन और उसको यूज़ करें। तो चलें हमने ये प्रॉपर्टी की तो बात कर ली, इसमें दोनों चीज़ें कवर हो गई, रेंटल प्रॉपर्टी भी और प्राइमरी रेज़िडेंस भी। अब हम आ जाते हैं जो आपके दूसरे एसेट्स होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद टीएफएसए। अच्छा, टीएफएसए तो वो अकाउंट है कि सेल इट एंड क्लोज़ इट और दुकान बंद करके आएँ टीएफएसए की। उसकी वजह ये है कि टीएफएसए का बेनिफिट क्या है? टीएफएसए का बेनिफिट ये है कि मैंने $100 का स्टॉक लिया इन टीएफएसए, उसको मैंने बेचा 120 का, सो वो जो $20 कैपिटल गेन है, उस पे मुझे कोई टैक्स नहीं देना। ब्यूटीफुल। कोई डिविडेंड इनकम मैंने अर्न करनी है, उस पे भी कोई टैक्स नहीं देना। अब जब आप यूएस मूव करेंगे, तो आपकी जो कॉस्ट बेस है, वो 120 नहीं होगी। सो आपने जिस दिन मूव किया, वो है 120 उसकी प्राइस। अब उसकी और इसकी डीम्ड डिस्पोज़िशन नहीं होती टीएफएसए की। तो आप ये नहीं है कि ना सीआरए को क्योंकि आप कनाडा में तो टैक्स नहीं देंगे उसका। योर स्टॉक वाज़ 100 मूव टू 120 ऑन जुलाई 1st आई एम मूविंग तो $20 पे तो मैंने कोई टैक्स देना नहीं, कोई डीम्ड डिस्पोज़िशन तो हुई नहीं। डीम्ड डिस्पोज़िशन नहीं हुई, तो उसकी कोई कॉस्ट बेस रिन्यू भी नहीं होगी यूएस में। सो कॉस्ट बेस यूएस के लिए 100 ही है उसकी। तो अब आप अगर उसको बेचेंगे 130 का, तो आपको $30 पे टैक्स देना है। तो वो जो सारा टीएफएसए का बेनिफिट है ऑफ बीइंग टैक्स फ्री फ्रॉम हुँ, 100 टू 120 गॉन और 20 से 30 पे तो वैसे ही आपको देना ही देना था कनाडा यूएस में। सो अच्छा। मेक यूज़ ऑफ दैट कैपिटल गेन उस पे टैक्स ना दें, सब सेल करें, अकाउंट क्लोज़ करें और पैसा लेकर या तो यूएस आ जाएँ या कनाडा रखें, जहाँ भी आपने रखना है बट डोंट लीव योर टीएफएसए अकाउंट ओपन। बेशक अगर आपको 2 साल बाद वापस भी आना है, साल बाद, 6 महीने बाद भी वापस आना है। क्योंकि टीएफएसए का अगर अकाउंट अपने आपने बेच के उसको बंद कर दिया, तो आप कंट्रीब्यूशन लूज़ नहीं करते। तो ऐसा नहीं है कि अब मैंने बंद कर दिया तो अब और मैं 6 महीने बाद अगर वापस आ गया कनाडा में तो मैं अब मैं टीएफएसए में पैसे वापस नहीं डाल सकता। लेट्स से आपने $100,000 निकाल लिए टीएफएसए से। आप जो है वो 6 महीने बाद वापस आ जाते हैं कनाडा और आप कहते हैं अब मैंने वापस खोलना है टीएफएसए अकाउंट। सो आपके पास कंट्रीब्यूशन लिमिट $100,000 की है। आप वापस $100,000 डालें और शुरू कर दें अपनी टीएफएसए की इन्वेस्टमेंट। सो यू लॉस्ट नथिंग बट यू हुँ, विल लूज़ द टैक्स फ्री बेनिफिट अगर आपने इसको खुले रखा। दूसरा आपको एक अलग से फाइलिंग करनी पड़ेगी। उसकी एक अलग चैप्टर फाइलिंग होती है, एक अलग डॉक्यूमेंट फाइल होता है जो कि एक और पेनफुल है। जब आप किसी टैक्स अकाउंटेंट से बात करेंगे वो पूछते हैं आपसे टीएफएसए तो नहीं है और फिर वो एक शक्ल बनाते हैं। ओह! अच्छा वो भी है। तो बहुत बड़ा बिल बनेगा। वो एक और अलग शौक आता है। सो मेक श्योर यू क्लोज़ योर टीएफएसए अकाउंट प्लस अगर कोई डिविडेंड इनकम अर्न हो रही है और आपने खुले रखा है, उस पे भी आप फिर कनाडा में सॉरी यूएस में टैक्स दे रहे हैं क्योंकि वो आपने अकाउंट खुले रखा है, अब डिविडेंड इनकम आ रही है, उसकी भी फाइलिंग हो रही है, उस पे भी टैक्स हो रहा है। इट्स अ लॉट ऑफ पेन, यू लूज़ द टैक्स फ्री हुँ। बेनिफिट, जस्ट क्लोज़ इट एंड टेक योर कैश आउट। अच्छा लेट्स से अगर आप सेल नहीं करते, आप उसको ऐसे ही पड़े रहने देते हैं और क्योंकि उस पे अनरियलाइज़ गेन तो है नहीं, तो अगर वो ऐसे ही पड़ा रहे और वो ग्रो करता रहे
और 5 साल बाद आप वापस चले आते हैं, तो फिर क्या होता है? देन इट्स ओके, बट इश्यू ये है कि जो डिविडेंड इनकम है उस पे आपको टैक्स देना है और उसकी फाइलिंग भी करनी है। सो दोनों चीज़ें आपको हुँ, रिपोर्ट करना है कि मेरे पास एक ऐसा अकाउंट है जो कि टीएफएस से है, उसकी फाइलिंग करनी है, तो आपको लगा लें $50-100 हर साल अकाउंटेंट को ज़्यादा देने हैं हुँ, और आपको जो भी डिविडेंड इनकम अर्न हो रही है उसको उस पे भी टैक्स देना है और उसकी ट्रैकिंग भी करनी है। तो वो हुँ, भी आपको अकाउंटेंट को बताना है, वो उसकी भी रिपोर्टिंग करेगा और उसपे आपको फिर टैक्स भी देना है। सो या यू आर राइट, अगर 5 साल हुँ। बाद आप वापस आ जाते हैं, उप्स गलती हो गई, मैंने बंद नहीं किया बट मैं 5 साल बाद वापस आ जाता हूँ, या इट्स फाइन और कुछ सेल ना करें आप उसमें। हाँ, आप पर सेल अगर नहीं करते सेल किया इसको और आप उसमें कंट्रीब्यूशन भी नहीं कर रहे, क्योंकि अगर आप वहाँ नहीं, तो आपको कंट्रीब्यूशन की लिमिट भी नहीं मिल रही ना, जो हाँ, अलाउंस मिलता है कंट्रीब्यूशन आपको बिल्कुल पर नहीं हो ईयर। सकती वरना आपको हाँ, कनाडा फाइन लगाएगा। हाँ। कंट्रीब्यूशन बिल्कुल नहीं हो सकती बट ये कि अगर आप सेल ना करें, कंट्रीब्यूट ना करें, कैपिटल गेन रियलाइज़ नहीं होगा, कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा एंड देन यू कैन कम बैक टू कनाडा एंड देन सेल इट। बट उसमें एक और चैलेंज ये है, आई डोंट नो आप कैसे कनाडा वापस कैसे आएँगे? अगर आप वापस कनाडा यूएस रेज़िडेंट बन के आते हैं हुँ। और अगर आप 8 साल यूएस में रह लिए हैं एज़ ऑन अ ग्रीन कार्ड, देन आप दुनिया में कहीं भी चले जाएँ, आपको यूएस में टैक्स देना है। तो फिर अगर आप आएँगे 8 लेकिन साल वो बाद, तो यूएस सिटीज़न पे अप्लाई नहीं होता नहीं, रूल? नहीं, इट्स आल्सो इफ you've lived in यूएस on as a resident for हुँ, 8 years, then anywhere you go in the world, आप पे ग्लोबल टैक्सेशन अप्लाई होती है फॉर सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स। आई थिंक इट्स अनदर 5-6 ईयर्स, आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर। बट कनाडा यूएस ये कहता है कि आप चूँकि 8 साल यहाँ रहे हैं, आपने हमारे लो टैक्स कमाया इन नॉर्थ अमेरिका टर्म्स, अच्छी इनकम कमाई है, अच्छी लाइफ गुज़ारी है और अब आप बूढ़े हो गए हैं, तो आप जा रहे हैं कनाडा हेल्थ केयर यूज़ करने, गुड। बट जो ऐशी आपने यहाँ कमाई है, वो अगले 5 साल तक आप हमको ज़रा टैक्स देते रहें। सो दैट इज़ अनदर अच्छा। चैलेंज राइट? सो अगर तो इट आप 8 डज़न्ट साल मैटर रह कि लिए आप वहाँ के सिटीज़न हैं, नहीं हैं। अगर आपके पास ग्रीन कार्ड भी है, दैट मीन्स आप रेज़िडेंट हैं वहाँ के, तो आपने टैक्स तब भी देना है, चाहे आप कहीं भी रहें दुनिया में। Are you a non US tax resident and looking to open a business in the US? Well, this video is very important for you, so watch it till the end. Basically, if you are a non US tax resident, which means you don't have SSN, which is your tax identification number, which means when you open a bank account or you open a Stripe account or PayPal account or Amazon business account or any business account, you need your SSN number in order to open any of these accounts in the US. Well, if you are a non-US tax resident, which means you don't have SSN with you, you can have another identification which is called ITIN. So ITIN is similar 9-digit number which is used for tax purposes if you are a non-US tax resident. So whenever you apply for a business account or bank account or payment processing account like PayPal or Stripe or even Amazon FBA seller, or registering a business in the US, you can use ITIN instead of SSN. This will help you to set up all of these things even though you're not a US tax resident. So if you're in Canada, Latin America, Europe, UK, Australia, or anywhere in the world, you can apply for ITIN and you can use ITIN to register a business, open up the business accounts, open up the payment processing account in the US, and pretty much do all the tax related stuff using ITIN even though you don't have SSN. One of the unique use case for ITIN is if you are a non-tax resident but you have a US based income. Like, for example, you have a rental property in the US or any other business that is generating income from the US, then depending upon the tax treaty from your parent country, you may have to file taxes in the US. Right? So when you have to file taxes in the US, you need ITIN because you have to file your tax return on a Form 1040-NR. Okay, so if you are a non-tax resident, you need the Form 1040-NR in order to file your tax return, and when you fill out that form, you will be required to enter your ITIN because you don't have SSN. So in order to enter your tax identification number, you have to have ITIN number ready. Okay, this is a very common use case for all the non-tax resident that is generating income in the US. They need to file tax return. Depending upon your tax treaty between your parent country, you may need ITIN as well. So how do you get that? Well, there are some companies available on the internet that will help you to get you the ITIN, but they may charge between $400 to $600 per application. We have a company called ITIN, and they are one of the quickest in terms of submitting the application. So they will help you out in terms of collecting the documentation, help you out in terms of answering your questions, and help you out in terms of submitting the application. Now, the typical application process times takes between 4 to 14 weeks, but the ITIN people only take 48 hours to collect the information, help you out in the journey, submit your application, and from that point onwards, it's basically IRS. IRS can take between 2 to 12 weeks depending upon their volume of the applications.
But throughout the process, they will handhold you in terms of opening up the accounts, help you to open up the FBA account or Stripe account or PayPal account, or guide you in terms of the entire process. They're pretty quick to respond. They have people speaking English and Spanish and Arabic, and they can give you very competitive rates as well. Plus, if you use my referral link, which will give you extra $50 discount when you purchase their services. So if you are looking to open a business in the US, start your journey today, apply for ITIN. Even though if you're not looking to open a business now, you should have ITIN just in case in the future if you want to open a business, you're ready from tax standpoint. So check the link in the description below and let's get back to the video. 8 years प्लस एज अ रेजिडेंट सिटीजन हो तो देना ही देना है। ये मैं 8 ईयर तब बता रहा हूँ अगर आप ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, और आई थिंक इट्स, आई डोंट नो इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम ग्रीन कार्ड और इट स्टार्ट्स फ्रॉम द रेजिडेंसी ईयर, क्योंकि मैं जो रेजिडेंट हूँ, मैं नहीं, आई थिंक इट स्टार्ट्स फ्रॉम द ग्रीन कार्ड रेजिडेंट ईयर, क्योंकि इससे पहले मैं फॉर द फर्स्ट 1 ईयर आई वाज ऑन वर्क वीजा। आई थिंक दैट डजंट अप्लाई, इट स्टार्ट्स फ्रॉम ग्रीन कार्ड। सो ग्रीन कार्ड अगर है मेरे पास 5 साल के बाद मैं सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, बट लेट्स से मैंने अप्लाई नहीं करता, मैं कहता हूँ यार मुझे ये टैक्सेशन नहीं चाहिए, और मैं 3 साल और रह लेता हूँ ग्रीन कार्ड पे, इट डजंट मैटर अगर मेरे पास सिटीजनशिप है नहीं है, मैं दुनिया में कहीं जाऊंगा मुझे टैक्स लगेगा। सो आइदर आई लीव यूएस विद इन 8 years, or wherever I go, I pay US taxes for another 5-6 years, whatever their term is. मुझे exactly पता नहीं है, but there is a certain limit जिस तक आपको taxation देनी है globally US में, even if you were just a green card holder. और even अगर मैं green card दे दूं अपना वापस, 8 साल हो गए, 8.5 साल हो गए, ग्रीन कार्ड मैंने काट के वापस कर दिया, कहेंगे थैंक यू, बट अगले एक्स नंबर ऑफ ईयर जो हमारी टर्म है उसमें आपको ग्लोबल टैक्सेशन लगेगी। अच्छा, यानी कि ग्रीन कार्ड आप कैंसिल कर भी दें तब भी? यानी कि आपको कब्र तक छोड़ेंगे वो ले जाके। और अच्छी कमाल ये है कि यूएस के पास चूंकि गन पावर है, इट्स द हुँ, ओनली कंट्री जो कि ये एक्सरसाइज कर भी सकती है इस चीज़ को। मतलब वो मैं किसी यूके सिटीजन से बात कर रहा था, उसने कहा यूके अगर ये लॉ ले भी आए ना, तो कोई इम्प्लीमेंट नहीं करेगा। मतलब फॉर इंस्टेंस अगर आप कल को दुबई चले जाते हैं, तो दुबई क्या यूके, मतलब इतनी कोई पावर तो है नहीं कि उसके बैठ के लिए ट्रैकिंग करेगा। बट दुबई में अगर जब आप जाते हैं और आप कोई बैंक अकाउंट खुलवाएंगे, तो उसमें फॉर्म में लिखा होता है यूएस रेजिडेंट और नॉट। और अगर आपने झूठ तो नहीं बोलेंगे, अगर आप हुँ, लिखेंगे येस, तो वहाँ से टैक्सेशन शुरू हो गई, क्योंकि यूएस को इन्फॉर्म हो गया है कि दुबई में बहरोज़ ने अकाउंट खोल रही है, जहाँ सैलरी आ रही है इसकी, 8 साल से ज़्यादा ये आपके पास रहा था, तो प्लीज़ इसको फ़ॉलो अप करें। यूके के लिए नहीं करेगा कोई, कनाडा के लिए कोई हाँ। अपने फॉर्म पे नहीं लिखेगा कि आप कनाडा के सिटीज़न हैं नहीं है। तो ये जो यूएस की गन पावर है ना, उसके चक्कर में सारे अपने फॉर्म्स पे यूएस का एक एक्स्ट्रा टैग डाल देते हैं। क्योंकि सैंक्शन लग सकते हैं ना फिर। जो आजकल सैंक्शंस की बातें हो रही हैं। अच्छा, चलिए ठीक है, टीएफए से तो हमें क्लियर हो गया। ये तो मतलब सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि आपने बेच के आना है, वरना तो फिर आपके जो है वो ठीक-ठाक मतलब आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, जो आपको टैक्स फ्री एडवांटेज है। अच्छा, अब आते हैं जो रिटायरमेंट सेविंग प्लान्स होते हैं, आरआरएसपी। अच्छा, आरआरएसपी इज़ वन अकाउंट जिसको आप ना छेड़ें, उसको रख दें। वो आरआरएसपी एज़ आरआरएसपी ही ट्रीट होता है इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स। कोई एक आध स्टेट है जहाँ ऐसा ट्रीट नहीं होता। आई डोंट नो कौन सी स्टेट है, मेरे ख्याल से कैलिफोर्निया उसमें शामिल है, जिसमें आरआरएसपी को वो एक अलग ट्रीटमेंट देते हैं। सो बेटर टॉक टू योर टैक्स अकाउंटेंट। बट ईस्ट कोस्ट में जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ जितनी भी स्टेट्स हैं, वहाँ आरआरएसपी की तरह या टैक्स डेफर्ड ही की तरह एज अ 401 की अकाउंट ही यूज़ होता है या ट्रीट होता है। तो वो पैसा आप रखे रहें, उसमें आप एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकते, और अगर आप उसको निकालेंगे तो आपको उस पे कनाडा में विथहोल्डिंग टैक्स देना पड़ेगा, जो कि 25% है, और यहाँ फिर आपको डिफरेंशियल टैक्स देना पड़ेगा, जो भी एक्स्ट्रा टैक्स यहाँ लगता है। सो उसको छेड़े नहीं, उसको निकालें नहीं, उसको रहने दें, और उसको जब रिटायरमेंट हो रही हो तब ही निकालें। आई थिंक दैट्स द बेस्ट टाइम। एक और और इसमें एडवाइस ये हो सकती है कि अगर अगेन ये थोड़ा-सा ज़्यादा बीइंग क्रिएटिव, कि द ईयर यू आर मूविंग, उस ईयर आपके जो हैं वो टैक्स रेट्स मार्जिनल कम हो जाते हैं। दैट कुड बी अ ईयर व्हेन यू से कि यार मैं थोड़ा-सा अपने आरआरएसपी से पैसा निकाल लूँ। क्योंकि हुँ, आरआरएसपी से पैसा किस साल में निकालना चाहिए? इट इज़ द ईयर व्हेन योर टैक्स इज़ लोअर। जब आप इनकम वहाँ पे अर्न ना कर रहे हो, या बिल्कुल। और वो ईयर हुँ, कौन-सा होता है जब इनकम कम होती है। हुँ, तो वैसे तो वो ईयर तभी आएगा जब आप 60-70 के होंगे। दैट इज़ व्हेन योर इनकम विल बी लो। उससे पहले तो इन माय एज माय इनकम विल नॉट बी लो, होपफुली इन नेक्स्ट 10-20 इयर्स। बट वो एक साल ऐसा है जिसमें मैं मूव कर रहा हूँ, उसमें वाक़ई मेरी इनकम कनाडा में कम हो गई है, क्योंकि मैं 200,000 कमाता था, बट मैंने सिर्फ 100,000 लिए हैं, क्योंकि मैं तो आया हूँ वहाँ जून में मूव कर रहा हूँ। हुँ। तो वो साल था जिसमें मैं कहता कि यार ये वो साल है जिसमें आई कैन टेक आउट द आरआरएसपी मनी। सो आरआरएसपी मेरी कंट्रीब्यूशन हो रही थी 40 पे, और अब जो है वो मैं पैसा निकाल सकता हूँ। एंड इमेजिन इफ यू आर मूविंग इन लेट्स से इन फेब मार्च, तब तो आपकी इनकम बहुत ही कम है, मतलब 20-30 हज़ार है।
तो आपका टैक्स रेट और भी कम होगा। आई थिंक दैट वुड बी अ गुड ईयर टू टेक इट आउट। आई वाज़न्ट उसमें खैर एक चैलेंज ये है कि आप फिर वो कंपाउंडिंग लूज़ कर रहे होते हैं जो कि कंपाउंडिंग पे टैक्स डिफरेंस हो हाँ, रही है। और तो अगर वो आप आपने थोड़ा-सा कभी लूज़ कर वापस देते आना हैं। है तो आई थिंक इट्स बेस्ट टू कीप इट देयर। हाँ, अगर वापस आना है तो हाँ, बेस्ट टू बी लीव इट। हाँ। नो, येस एंड नो। ऑल आई एम सेइंग इज़ देखिए आरआरएसपी का बेनिफिट असल क्या है? आरआरएसपी का बेनिफिट ये है कि आप कंट्रीब्यूट एक ऐसे साल में करें जिसमें टैक्स रेट 40 है, निकालें ऐसे साल में जिसमें टैक्स रेट लेट्स से 20 है, 20 तो है। 20 का डिफरेंस। सो लेट्स से इन 2021 आई पुट इन आरएसपी और मैं 10,000 डालता हूँ आरएसपी पे और उसमें 40% का सेव कर लेता हूँ पैसे। और अगले साल मेरा टैक्स रेट जो है वो 20 पे गिर जाता है बिकॉज़ मैं मूव कर रहा हूँ। तो वो बहुत अच्छा साल है कि आप बोलें यार इसी साल टैक्स देके निकाल लो इस पैसे को। कौन वेट करेगा 65 तक? इस पैसे हाँ, पे ये अभी भी मैं है, टैक्स दूँ उसको निकाल लेकिन ये लूँ। जो कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट है वो भी तो आप फिर लूज़ वो करते हैं ना। हाँ। यू लूज़ दैट। सो हुँ, दैट इज़ द वही लालच थी जिस चक्कर में मैंने नहीं बेचा। आई रैन द मैथ और मैंने कहा यार देखी जाएगी बट दैट इज़ एन अननोन राइट कि पता नहीं वो कब वो टाइम आएगा जब आपकी इनकम कम होगी और पता नहीं उस वक़्त टैक्सेशंस क्या होंगी, टैक्सेशंस ब्रैकेट्स और बढ़ जाएँगे, नहीं होंगे। इट्स अ लॉट ऑफ इफ्स एंड बट्स। दूसरा, हुँ, द चैलेंज विद आरआरएसपी इज़ इवन व्हेन यू आर टेकिंग आउट मनी इन रिटायरमेंट उस वक़्त भी आप ऐसा नहीं है कि आप हर साल जो है वो जितना आरएसपी में पैसा पड़ा है वो 1 दिन में निकाल लें। वो आप निकाल नहीं सकते 1 दिन में क्योंकि अगर 1 दिन में निकालेंगे तो आपको टैक्स ज़्यादा पड़ेगा। तो आपको उसको बड़ा तोड़-तोड़ के निकालना है। तो ऐसा नहीं है कि आप 65 पे पहुँचे मैं बोलूँ यार अब जो आरआरएसपी का पैसा है वो सारा निकाल लो। वो भी आपको शायद अगले 10-20 साल पे ड्रैग करना पड़े। सो माइट एज़ वेल हुँ, टेक एन अपॉर्च्युनिटी और बोले यार मैं अपनी थोड़ी-सी आरआरएसपी जो इतना बढ़ गया है मेरा और ये और बढ़ता रहेगा, इसमें से कुछ थोड़ा-सा निकाल लूँ ताकि मुझे बाद में जो है वो निकालना आसान हो। और दूसरा एक और चैलेंज ये है कि लेट्स से यू आर 65 अब आपके पास टीएफएसए में भी पैसा पड़ा है। सॉरी टीएफएसए नहीं पड़ा, लेट्स से आपकी कोई रेंटल इनकम भी आ रही है, आपका यूट्यूब का बिज़नेस भी चल रहा है। तो आपकी वैसे ही $50,000 की इनकम आ रही है साल की। तो वो तो इनकम आ ही रही है। अब आप अगर $50,000 निकालेंगे आरआरएसपी में से, तो वो इनकम नज़र आएगी 100,000 तो उस 50,000 पे 100,000 का टैक्स ब्रैकेट हिट होगा, मार्जिनल टैक्स। सो हुँ, व्हाट आई एम सेइंग इज़ पैसा जितना डालना आसान है आरएसपी में उससे ज़्यादा मुश्किल शायद निकालना भी है एट सम पॉइंट इन टाइम। बट ये डिपेंड करता है लोगों ने कितना पैसा सेव किया है मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट बिग मनी। सो इफ अगर ज़्यादा पैसा नहीं है, किसी ने ज़्यादा सेव नहीं किया सो प्रोबब्ली नॉट। बट इफ यू हैव अ लॉट ऑफ मनी दैट इज़ अनदर चैलेंज एज़ वेल। सो व्हाट आई एम सेइंग हुँ। इज़ प्लान, रन द मैथ एंड से कि यार क्या मैं निकाल लूँ, इसमें फ़ायदा होगा, नहीं होगा? मैं थोड़ी-सी कंपाउंडिंग लूज़ करूँगा बट आई मे एबल बी एबल टू टेक इट आउट नाउ। एनीवेज़ ठीक है, चलिए ये तो समझ में आ गया। अच्छा अब आ जाते हैं हम जो बच्चों के एजुकेशन के फंड्स होते हैं आरईएसपी। तो आरईएसपी को भी जो हुँ, है व्हाट यू हैव टू डू इज़ माय रिकमेंडेशन इज़ अगर आपने वापस आना है वापस नहीं आना, सेल इट, क्लोज़ इट, हुँ, गवर्नमेंट को उसकी ग्रांट वापस करें और अपना पैसा निकाल लें। क्योंकि वो पैसा आपसे यूज़ नहीं हो पाएगा यूएस में। उसको यूज़ करने का सिर्फ़ एक तरीका है कि आप अपने बच्चे को वापस भेजें कनाडा, कॉलेज से 1 साल पहले और उनको रेज़िडेंट बनाएँ और जिस साल वो रेज़िडेंट हैं, उस साल वो एप्लाई करें यूएस में किसी कॉलेज में और फिर जो है वो वापस आएँ और रेज़िडेंट बनने के लिए आपको कनाडा में 180 दिन से 180 डेज़ से ज़्यादा रहना पड़ेगा। आई थिंक इट वुड बी अ लॉट ऑफ पेन फॉर एनीवन जिसके अपने बच्चों को बोले कि यार 6 महीने के लिए वहाँ जाऊँ, मेरा पैसा पड़ा हुआ है और फिर कॉलेज में यहाँ कहीं लेट्स से व्हाटएवर कॉलेज जो भी है यूकॉन, येल वगैरह जो भी मेरे आस-पास के कॉलेज हैं वहाँ अप्लाई करना। अगर आपने वापस नहीं आना तो जस्ट क्लोज़ इट, गवर्नमेंट को आपको ग्रांट वापस करनी पड़ेगी जो गवर्नमेंट ने दी है, जितना भी कैपिटल गेन हुआ है। आई अच्छा चेक जो विद पिछली ग्रांट मिली है सो सब वापस करनी सब पड़ेगी? वापस करनी पड़ेगी जो $500 महीने अच्छा, की मिली है और जो कैपिटल गेन हुआ है वो प्रोबेबली उस पे या तो टैक्स लगेगा और आई थिंक आई चेक्ड विद माय ब्रोकर उसने कहा था वो आप डोनेट कर सकते हैं टू एनी कॉलेज। सो एसेंशियली आपको बस अपना पैसा वापस मिलता है और कुछ नहीं मिलेगा। कुछ नहीं मिलेगा। सो इट्स हुँ, बेटर यू जस्ट क्लोज़ इट एंड टेक इट आउट क्योंकि अगर आप बाद में क्लोज़ करेंगे तो भी यही पेन है कि सिर्फ अपना पैसा वापस मिलेगा, ग्रांट तो वापस जाएगी, कैपिटल गेन भी नहीं एन्जॉय कर पाएँगे। सो माइट एज़ वेल क्लोज़ इट और नाउ। उसको उसको अवेल करने के लिए ये लाज़मी है कि जो बच्चा है वो जो है कनाडा में रेज़िडेंट हो। एग्ज़ैक्टली और रेज़िडेंट और होना ज़रूरी उसकी भी कोई एक एज लिमिट भी है ना कि कितना 25 साल में मिलता है? क्या एज लिमिट है उसकी? आई एम श्योर देयर इज़ एन एज लिमिट बट मुझे नहीं पता हुँ, क्या है। आई डोंट यानी नो। कि ऐसा नहीं कि अगर बच्चा 16 साल का है तो उसको आरईएसपी से फंड मिलना शुरू हो जाएगा। मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है कि उसकी एक एक एज लिमिट है ख़ास कि आप उस एज पे पहुँचते हैं बच्चा आपका, तो फिर वो ड्रॉ कर सकता है और वो भी सिर्फ़ एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही ड्रॉ कर सकता है, वो किसी और चीज़ में नहीं जाएगी। एग्ज़ैक्टली एजुकेशन ठीक के है। अलावा आप नहीं यूज़ कर सकते। सो अगर आपने सेल नहीं किया और आपने खुला रखा है हुँ, तो उस पे जो डिविडेंड इनकम आ रही है उसमें टैक्स देना है आपको कनाडा में और यूएस में और उसको रिपोर्ट करना है और अगर आपने बीच में बेच दिया तो जो कैपिटल गेन है उसपे भी टैक्स देना है। उसको रिपोर्ट करना कनाडा पड़ेगा। में तो कोई आपको टैक्स देना नहीं पड़ रहा क्योंकि कनाडा में आपने हुँ, कैपिटल गेन डोनेट कर दिया किसी कॉलेज को ऑफ योर चॉइस वो ब्रोकर आपको बोल देता है आपने किसको देना है। तो कोई टैक्स नहीं दिया आपने हुँ, डोनेशन कर दी बल्कि हो सकता है आप उस डोनेशन का बेनिफिट भी ले लें अपने
टैक्स रिटर्न पे। इफ टैक्स में। एनीथिंग इट्स बेटर, ग्रांट वापस चली गई। बट अगर यूएस में आके आपने ये सब किया तो वो जो कैपिटल गेन है तो यूएस बोलेगा डोनेट नो डोनेट, मुझे तो टैक्स वही। दो उस पे। तो उस पे टैक्स भी देना यूएस पड़ रहा है। कहेगा, "भई हमारा टैक्स दो वापस।" एग्जैक्टली, डिविडेंड इनकम पे भी टैक्स देना वही। पड़ रहा है। हाँ। दिस इज अ मिस्टेक आई डिड। मैंने अपना हुँ, आरईएसपी खुला रखा और दैट्स अ मिस्टेक। सो इफ यू आर नॉट श्योर कि मैं आऊंगा नहीं आऊंगा, द ओनली टिप आई हैव इज लिक्विडेट ऑल द एसेट्स इन आरईएसपी एंड कीप द मनी। उससे होगा ये, आपने ग्रांट वापस नहीं की, ग्रांट आपने रखी हुई है, लिक्विडेट आपने सारा कर दिया, तो आपको कोई ये ना डिविडेंड इनकम अर्न कर रहे हैं, ना आपको कैपिटल गेन का डर है। आपने कहा बस अब देखी जाएगी। 5 साल हुँ। बाद अगर यानी कि मुझे आपने नहीं सिर्फ़ किया। फंड रखे हुए हैं अनइन्वेस्टेड और उस पे कोई कैपिटल गेन नहीं हो रहा, कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है, तो अब आपकी मर्ज़ी आप उसको जब भी निकाल के वापस अगर वहीं आप करें। निकालेंगे तो आपको कनाडा हुँ। में ग्रांट वापस करनी है और कैपिटल गेन को डोनेट करना है, और यूएस में आपको कुछ भी नहीं बताना क्योंकि वो तो कैश है। लेकिन अगर आप उसको अनइन्वेस्ट करते हैं, तो कैपिटल गेन तो हो नहीं रहा, उस पीरियड में जब आप मूव कर रहे हैं। तो फिर तो कैपिटल गेन बनेगा भी नहीं ना यूएस के लिए। एग्जैक्टली, सो मैं ये कह रहा हूँ कि यूएस में आने से पहले उसको डाइल्यूट कर दें, कैश वहीं बिल्कुल। रखें। तो आपने आरईएस, सो आपने ग्रांट वापस नहीं की, आपने ग्रांट भी रखी हुई क्योंकि हुँ, शायद मैं आ जाऊं। और ये वो सिनेरियो, सो अगर इफ यू डिसाइडेड यू विल नेवर कम बैक, सेल हुँ, क्लोज। इफ यू नॉट डिसाइडेड, सेल कीप इट, ताकि आपको ग्रांट वापस ना करनी पड़े, बट यूएस में कोई हुँ, लाइबिलिटी नहीं है। और इफ यू डिसाइडेड यू नेवर कमिंग, यू आर कमिंग बैक, देन कीप इट। फिर आप 1-2 साल की हुँ। उसकी रिपोर्टिंग 2-3 साल की करते रहें और उसको रखे रहने दें। और फिर ये आपके लिए भी नहीं है ना, ये तो बच्चों के लिए है। हो सकता है बच्चों को कभी वापस आना पड़ जाए। ये एक ऑप्शन मेरे ख़्याल में ऐसा है कि आपको उसको कंसिडर करना पड़ेगा। फिर भी आई वुड से माय रिकमेंडेशन इज, हुँ। अगर आपको ये, अगर बच्चे आ जाएं, अगर अगर तो इफ यू आर यूजिंग द वर्ड अगर मैनी टाइम्स और इवन वन टाइम, जस्ट तो लिक्विडेट एंड कीप इट अनलिमिटेड कैश। चॉइसेस हो जाएँगी। हाँ। आरईएसपी क्लोज नहीं करें। अगर का मतलब ये हुँ, आरईएसपी क्लोज नहीं करें, सारा बेच के उसको कैश रखें एंड दैट्स इट, ताकि कोई रिपोर्टिंग ना करनी पड़े यूएस में। और कोई अगर 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 हो गया तो फिर कोई कभी कैपिटल गेन ना देना पड़े यूएस में। चलिए चीज़ें क्लियर हो गई। इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ें जिस पे मैंने अभी तक बात नहीं की हो बेरोज़, एक लास्ट जो आप चीज़ टच है करना व्हिच चाहें? इज़, अगर आपके किसी भी अकाउंट में 10,000 से ज़्यादा हैं इन टोटैलिटी, लेट्स से आपके 4 अकाउंट हैं और चारों मिला के $10,000 से ज़्यादा हैं आउटसाइड ऑफ यूएस, यू विल हैव टू हुँ, डू ए रिपोर्टिंग, जो कि अलग से और बहुत से लोग भूल जाते हैं और इस पे बहुत बड़ी पेनल्टीज़ हैं। वो है ऑन मनी लॉन्ड्रिंग की रिपोर्टिंग है, उसको कहते हैं एफबार रिपोर्टिंग। और वो आपको करनी है, इट हैज़ नथिंग टू डू विद आईआरएस। वो एक अलग रिपोर्टिंग है, एक अलग इंस्टीट्यूट को, इसमें आपको बताना है कि मेरा बाहर पैसा पड़ा है और वो $10,000 से ज़्यादा है, तो आपको सारे अकाउंट के नाम बताने हैं और वो सारी वैल्यू बतानी है, उन अकाउंट्स में पैसा कहाँ-कहाँ पड़ा हुआ है। सो और वो सिर्फ़ बैंक अकाउंट नहीं है, बैंक अकाउंट प्लस ट्रेडिंग अकाउंट। सो मेरा अगर आरआरएसपी में कहीं प पैसा पड़ा है, आरईएसपी में, वो सारे अकाउंट्स मुझे अलग-अलग रिपोर्ट करने, इट्स अ लॉट ऑफ पेन। तो अकाउंटेंट उसके भी एक्स्ट्रा पैसे लेता है आपसे। तो जितने अकाउंट्स कम हुँ, रखेंगे उतना बेहतर है, और जितना पैसा बाहर कम से कम होगा उतना बेहतर है। तो इसलिए द आइडिया इज़, इफ यू आर नेवर मूविंग बैक, जस्ट लिक्विडेट योर टीएफएसए, लिक्विडेट योर आरईएसपी। अनरजिस्टर्ड अकाउंट में भी वो डीम्ड डिस्पोज़िशन वैसी हो गई है, तो मे बी माइट एज़ वेल जस्ट सेल इट एंड मूव हुँ, योर मनी हियर। एट बेस्ट आई वुड जस्ट लीव आरआरएसपी एंड रेस्ट आई वुड टेक ऑल माय मनी आउट एंड मूव इट। बट खैर ये रिपोर्टिंग है, मतलब ऐसा नहीं कि आप मनी आउट के चक्कर में जो है वो ज़्यादा लॉस कर लें वर्सेस पेइंग $100 फॉर एवरी ईयर फॉर रिपोर्टिंग पर्पसेस। बट आई थिंक द रीज़न आई वांट टू से इट इज़, डोंट मिस ऑन इट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हुँ, और मैंने मिस कर दिया था 2022 में, जिस साल मैं मूव हुआ था उस साल मैंने नहीं किया था, क्योंकि मुझे मेरे अकाउंटेंट पीडब्ल्यूसी ने, दे डिडंट टेल मी आई हैव टू डू दिस। अगले साल पीडब्ल्यूसी गॉट चेंज्ड विद केपीएमजी और उन्होंने कहा वो आपने ये करना है, और अगर नहीं किया तो वो आ जाएगी, क्या कहते हैं, एफबीआई आ जाएगी, मतलब आईआरएस नहीं, एफबीआई विल बी एट योर डोर, अच्छा। कि आपने कोई पैसा जो है वो दबाया हुआ है। तो इवन अगर आपका चेकिंग अकाउंट खुला हुआ है जिसमें कुछ भी नहीं हो रहा, वो बस चेकिंग अकाउंट में चेकिंग पैसे अकाउंट भी पड़े हैं, आपने वो भी रिपोर्ट आपको करना रिपोर्ट करना है? अच्छा, है, और अगर तो बेशक, बेहतर है कि आप उसको कंसोलिडेटेड कर लें, अगर रखना भी हो तो एक अकाउंट रखें खाली, ताकि उसकी रिपोर्टिंग आसान हो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, या फिर हुँ, $10,000 से इन टोटैलिटी $10,000 से कम होने चाहिए इर्द गिर्द। अगर ज़्यादा हो तो फिर क्या होता है? फिर आपको रिपोर्ट करना है। अगर अच्छा, $10,000 से कम है अच्छा तो चलिए, रिपोर्ट नहीं समझ करना। गया। 10 से कम है तो फिर रिपोर्ट करने की तो ज़रूरत मतलब नहीं है, अगर 10 मेरे से पास ऊपर 2 है तो अकाउंट्स हैं, हाँ, एक अकाउंट में हुँ, 4,000 है, एक अकाउंट में 3,000 है, 7,000 इज़ फाइन। 2 अकाउंट्स हैं, एक में 9 है, दूसरे भी 9 है, ये 18,000 है। नाउ आई हैव टू रिपोर्ट बोथ अकाउंट्स। हुँ। हालाँकि इंडिविजुअल अकाउंट 10,000 से कम है, बट मुझे फिर भी दोनों अकाउंट्स रिपोर्ट करने हैं। ठीक है बेरोज़, ये तो बड़ा ही एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, इसको हमने बहुत ओवर सिम्प्लीफाई करके पेश किया है। लेकिन अगेन हम लोग कोई टैक्स अकाउंटेंट नहीं है, तो जो भी इसको देख रहा है वीडियो को, तो आप सिर्फ़ इसको पिंच ऑफ सॉल्ट की तरह से लीजिए। और ये सब हमने आपको गाइडलाइंस शेयर की हैं, जिसमें बेरोज़ ने अपनी जर्नी शेयर की है कि भई उन्होंने क्या-क्या चीज़ें कंसीडर की। हो सकता है इसमें से बहुत सी चीज़ें हमने मिस भी की हों, हू नोज़। तो अगर आपने प्लानिंग करनी है, तो अपने किसी अच्छे टैक्स अकाउंटेंट को कॉन्टैक्ट कीजिए
और उसके साथ बैठ के अपनी प्लानिंग कीजिए, लीगल एडवाइस लीजिए। दिस इज़ नॉट लीगल एडवाइस, दिस इज़ नॉट टैक्स एडवाइस मैं आपको पहले से बता रहा हूँ। कोई और लास्ट थॉट बहरोज़ शेयर करना चाहें आप नहीं, इससे आई पहले? वाज़ जस्ट थिंकिंग इफ आई मिस्ड एनीथिंग, आई थिंक आई कवर्ड एवरीथिंग। हुँ, और हमने जो इंग्लिश पॉडकास्ट में बात की थी, आई थिंक उसमें फिर कुछ एक आध चीज़ें मिस हो गई थी, स्पेशली ये एफ-बार से रिलेटेड, और प्रॉब्ली हमने ग्रीन कार्ड वाली भी बात नहीं की थी। और ये इसलिए हुँ, भी है क्योंकि ये चीज़ें मुझे बाद में पता चल रही हैं। और इसकी वजह ये नहीं है कि मुझे अच्छे अकाउंटेंट नहीं मिले, इसका मसला ये है कि मैंने अच्छे सवाल नहीं पूछे उनसे। वो तो एक टेम्पलेट भेज देते हैं, वो प 20-30 पेजेज़ का मुझे टेम्पलेट भेज दिया था कि पढ़ लो। वो मैं आई वोंट बी रीडिंग ऑल दोज़ 20 पेजेज़, राइट? सो मैंने उसमें हुँ, स्किम किया, जो मुझे 1-2 सवाल समझ आए वो मैंने पूछ लिए। और बहुत सी चीज़ें मैंने प्लान नहीं की थी, मैंने कंसिडर नहीं की कि वापस जाऊँगा, कब जाऊँगा, नहीं जाऊँगा, बच्चों को पढ़ाऊँगा, कहाँ नहीं पढ़ाऊँगा, तो आरईएसपी अकाउंट हमेशा खुला रखा। नाउ रियलाइज़िंग कि यार ये गलती कर ली। टीएफएस से बंद कर दिया था क्योंकि वो मैंने गलती से वो जगह, ये अच्छी बात हुई, वो चैप्टर पढ़ लिया था, तो मैंने आई रियलाइज़ कि आई शुड क्लोज़ इट। सो व्हाट आई एम सेइंग इज़ द आइडिया इज़ प्लान, 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 प्लान बेटर। और ये ऐसा नहीं, इस पे बहुत सी चीज़ें अगर-मगर में ना छोड़ें। इट्स बेटर दैट यू आर वेरी सर्टेन कि लाइफ़ के साथ करना क्या है, वर्सेस ये कि देखी जाएगी, जब होगा उसकी कॉस्ट होगी। अगर आपने करना है ठीक है, इट्स ओके, अगर आप हुँ, डिसीज़न अभी नहीं ले सकते, बट जस्ट रिमेंबर कि वो डिसीज़न लेने की कॉस्ट, डिसीज़न अवॉइड करने की कॉस्ट क्या है? बच्चों को इवेंचुअली वापस कनाडा में या यूएस में पढ़ाने की, ये डिसाइड आपने नहीं किया, उसकी कॉस्ट क्या है? वो कॉस्ट आपको पता होनी चाहिए, और फिर आप बोलें ठीक है यार, ये मैं डिसीज़न नहीं ले सकता। आई लिव विद दिस इंडिसिजन एंड दिस इज़ द कॉस्ट दैट आई एम रेडी टू पे। बट यासीन, थैंक यू अगेन। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यार ऑन योर यूट्यूब चैनल्स। आई कीप चेकिंग योर वीडियोज़ आउट एज़ वेल। सो थैंक यू, कीप डूइंग दैट, एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू वेरी मच बहरोज़। आपका भी जो चैनल है वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है और अपने ऑडियंस से मैं कहूँगा कि अगर आपने बहरोज़ का चैनल नहीं देखा तो प्लीज़ जाइए सब्सक्राइब कीजिए। काफ़ी अच्छी इनकी वीडियोज़ होती हैं, ख़ास तौर पे जो करियर गाइडलाइन कोचिंग के हवाले से, क्योंकि बहरोज़ जो हैं वो पीएनजी में काफ़ी अर्सा काम कर चुके हैं, तो उनकी जो कोचिंग होती है वो ज़्यादातर सप्लाई चेन और उन प्रोफेशन के हवाले से होती है जो कि इस तरह के प्रोफेशन को सीक आउट करते हैं। तो प्लीज़ चेक आउट बहरोज़ चैनल। और कोई भी क्वेश्चन है, कमेंट है, तो प्लीज़ हमें कमेंट में डाल के पूछिए और वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू आंसर योर क्वेश्चंस। सो बहरोज़, थैंक यू वेरी मच थैंक यू। और इंशाल्लाह फिर आपसे दोबारा पॉडकास्ट करेंगे। थैंक यू। If you are an investor in the US, in Canada, or in Europe, and you are considering investing into Dubai real estate market, this video is for you because we have a platform called Stake, which allows you to invest into the residential real estate market and start earning rental income right away without going through a lengthy documentation process or coming up with a heavy down payment. Stake is built upon the concept of crowdfunding. So it is democratizing the entire investment strategy and allows you to own a single unit of the entire investment portfolio. So you don't have to own the entire property, right? You can be part of the pool that can actually own a piece of property, a piece of real estate. So that allows you to start with as low as 2,000 dirhams and you can slowly ramp up. So as you start investing into it, you can not only own a bit of real estate, but you also get a portion of the rental income on monthly basis. So it's a passive investment strategy, diversifying your portfolio from traditional North American or European markets into Dubai, which is hustling and bustling and growing very fast and allows you to build your wealth over time. So don't delay. There is a link down there in the description. If you click on this, it will give you free 200 dirhams in your account right away to start with, and you can thank me later. Sorry for the interruption, guys. Please, if you like this content and you get any value out of it, please subscribe and like this because it will help my channel a lot. Thank you very much. Enjoy the video.